पैसा पैसा। ऑनलाइन गेमिंग हो, ऑनलाइन बेटिंग हो, साइबर फ्रॉड हो या डिजिटल अरेस्ट हो, सबके पीछे है क्या? पैसा। ये सारे के सारे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। धोखा देने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम खड़ा कर दिया गया है। डार्क रूम उसी सिस्टम का एक अहम पार्ट है। डार्क रूम के अंदर जब हमारा कैमरा पहुंचा तो एक एक कर सारे राज खुलने लगे। हमें हांगकांग, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम में बनाए गए कॉल सेंटर्स के बारे में पता चला। आपके फोन पर दिन भर जो अनवांटेड कॉल की घंटी बजती है, कभी सोचा है वो कॉल कहां से आता है? हर कॉल जामताड़ा और नूह मेवात का नहीं होता। फर्जीवाड़े की इस ट्रिंग ट्रिंग की इंटरनेशनल कहानी की पूरी इनसाइड स्टोरी देखिए। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते, सुनील बात कर रहा हूँ तेरी पुलिस स्टेशन से। पुलिस की वर्दी, पुलिस की टोपी, टोपी पर नेशनल एम्बलम, कंधे पर सब इंस्पेक्टर के 2 स्टार्स, सीने पर पुलिस अधिकारी जैसे नेम प्लेट। अभी मैं आपको कनेक्ट और बोलने का रौबीला अंदाज। आप अपनी स्टेटमेंट कार्ड कराइए ताकि नंबर ब्लॉक कर दिया जाए। ओके, यस सर। अभी मुझे बताइएगा मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ? सर, संतोष पाटिल सर। किसी के भी मोबाइल फोन पर ऐसा वीडियो कॉल आएगा तो एक झटके में यही लगेगा कि कोई असली पुलिस वाला बात कर रहा है। सर बोलिए सर। देखिए, जो आपने FIR नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? सर नहीं है सर, नंबर भी याद नहीं है। बैकग्राउंड देखने के बाद शक की गुंजाइश और कम हो जाती है। कहीं से लगता ही नहीं कि कोई फ्रॉड है। दीवार पर एक तरफ गांधी जी की फोटो टंगी है, दूसरी तरफ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो लगी है, साथ में पुलिस थाने का पूरा एम्बियंस है। मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ? सर, संतोष पाटिल सर। ओके, अपना आधार कार्ड मुझे शो कीजिएगा वेरीफाई करने के लिए। बताइएगा। आप धोखा मत खाइए, ये सब कुछ फेक है। ये पुलिस वाला फेक है, पुलिस वाले की ये वर्दी फेक है। नहीं सर। नंबर याद है आपको? सर नहीं है सर, नंबर भी याद नहीं है सर। हमने सिर्फ वेरीफाई करना है। ओके, वेरीफाई करने के लिए। नहीं सर। आप डरिए ना, डरिए ना। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप डरिए ना। हाँ सर, हाँ सर। अगर आपके पास पुलिस की टोपी, नेम प्लेट, बैज, कंधे पर लगे स्टार, टोपी पर लगा नेशनल एम्बलम, सब फेक है। फेक पुलिस वाला बनकर इसने दूसरों को टोपी पहनाने के लिए फेक टोपी पहनी है। नकली वर्दी पहनकर ये नकली पुलिस वाला जो कॉल कर रहा है, ये भी पूरी तरह फर्जी है। प्रदीप सावंत, प्रदीप सावंत कमिंग। जय हिंद। इस व्यक्ति को 1 साइड वीडियो कॉल रिकॉर्ड करो एज पर द प्रोटोकॉल। ओके ओके, अभी आपको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ प्रदीप सावंत से। ओके हाँ सर। आप अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाइए, वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, जवाब दीजिएगा। ओके हाँ सर। सर नहीं है सर। साइबर ठगी के सबसे लेटेस्ट और खतरनाक मॉड्यूल यानी डिजिटल अरेस्ट में ऐसा ही फेक कॉल आता है जो बिल्कुल असली जैसा लगता है। वर्दी पहनकर साइबर फ्रॉड पहले बातें करते हैं, विक्टिम से ही विक्टिम की जानकारी इकट्ठा करते हैं, फिर किसी सीरियस केस में फंसाने का डर दिखाते हैं, विक्टिम के अंदर जेल जाने का खौफ भरते हैं और फिर जांच के नाम पर सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लेते हैं। ओके, अपना आधार कार्ड मुझे शो कीजिएगा वेरीफाई करने के लिए। दिखाइएगा। सर मेरे पास अभी नहीं है सर आधार कार्ड। सर प्लीज सर। फोन आपके फोन में है? नहीं सर। जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, जो हायर पोजीशन में हैं, वो उनको लगता है कि हो सकता है कहीं ये जेन्युइन ना हो, मेरा कहीं मोबाइल एक्चुअली कोई ड्रग में इन्वॉल्व ना हो, कहीं मैं अरेस्ट हो जाऊं। और आजकल थोड़ा सा डर की वजह से जो है लोग इस तरीके से पैसा दे देते हैं। उनको लगता है अपनी इज्जत कहीं ख़त्म ना हो जाए, उसके हिसाब से। मतलब बेसिकली कोई भी जो साइबर क्राइम जो आज हो रहा है, या तो लालच का कारण है मेन, या डर का है। मतलब या तो फियर क्रिएट करेंगे या आपको वो लालच देंगे। साइबर ठगी का गिरोह जब किसी पुरुष या महिला को
डिजिटल अरेस्ट करता है तो उसे हर समय वीडियो कॉल पर लाइव रखता है। इस दौरान उसकी हर एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है। एक एक अकाउंट के बारे में जानकारी ली जाती है और फिर डरा धमकाकर विक्टिम का हर खाता खाली कर लिया जाता है। डिजिटल अरेस्ट में डार्क रूम का क्या काम? डार्क रूम में रूटेड मोबाइल क्यों लगाए? डार्क रूम से कॉल जाता है लेकिन ठग कहां होते हैं? इन सारे सवालों के जवाब तलाशने के लिए इंडिया टीवी ने तहकीकात की। सबसे पहले डार्क रूम का सेटअप समझना जरूरी है। एक बार आप पैसा डाल देते हैं तो जो एक सेटअप है जो हमने अभी अरेस्ट मतलब उसमें पकड़ा है यहाँ से अलग अलग जगहों से, तो इनके लिए जो लोग काम करते हैं वो एक डमी अकाउंट्स में ये पूरा सेटअप मिलता है कि जिसमें अलग अलग जो मोबाइल है वो आप एक वीडियो भी देख सकते हो सेटअप में। जो हमने पकड़ा तब ये उस जगह से हमने ये ऐसा सेटअप चल रहा था जहाँ काफ़ी सारे मोबाइल एक यूएसबी हब से जुड़े हुए थे और राउटर से कनेक्टेड थे। फिर उसमें फर्दर हमने इन्फॉर्मेशन ली कि ये क्या हो रहा है। तो ये जो सेटअप है उसमें बेसिकली ये है कि ये कुछ रूटेड मोबाइल से जिसमें ये जो माफिया से जो ये गैंग चला रहे हैं उसने उसमें एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखी होती है। और ये पूरा सेटअप इसलिए चलाया जाके जो भी डमी अकाउंट्स ये जो ठगी करके पैसे जो डिपॉजिट किए जाते हैं या इलीगल बैटिंग स्कैमिंग या कोई भी अलग इलीगल एक्टिविटी से पैसा आता है वो इस बैंक अकाउंट्स में जमा किया जाता है। और ये बैंक अकाउंट्स अगर वो लोग वहाँ पे बैठे ताइवान या कोई अदर कंट्री में 24/7 ऑपरेट कर सके तो इसमें बेसिकली ये जो रूटेड मोबाइल में जो भी डमी बैंक अकाउंट है उनका सिम कार्ड इंसर्ट किया जाता है और बैंक की एप्लीकेशन इसमें होती है ताकि ओटीपी वगैरह इसमें ऑटोमेटेड फॉरवर्ड हो। वही पैसा वो लोग रूट करके आगे यूएसडीटी और क्रिप्टो करेंसी में आगे भेजते हैं। और ये पूरा सिस्टम 24/7 कांस्टेंट चलता रहता है। उनके लिए यहाँ पे इंडिया में काफ़ी एजेंट्स हैं जो उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं और ये डमी अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। ये जो डमी कॉल करने वाले सेंटर है जो हमने अब तक की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये कॉल सेंटर इंडिया के बाहर से कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार वहाँ पे काफ़ी ऐसे सेंटर है जहाँ से इंडिया और अलग अलग पार्ट से लोगों को जॉब के बहाने वहाँ भेजा जाता है। ऐसे एक ऐसा कॉल सेंटर हम देख सकते हैं जो कैसे काम करता है। तो उसमें काफ़ी लोगों को अगर जॉब के बहाने से वहाँ जाएंगे तो उसको साइबर स्लेवरी करवाते हैं ये वहाँ पे और फोर्सफुली उनको मार के या तो ड्रग्स दे के उनसे काम करवाया जाता है। कुछ लोग वॉलंटरी भी करते हैं और ऐसे ही कॉल सेंटर से इंडियन लोगों को ठगाई की जाती है। और ये जो पूरी गैंग ये चलाने वाली है जो ऊपर अब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन में आया, देयर आर मल्टीपल गैंग्स, काफ़ी सारी 50 से ज़्यादा माफिया गैंग्स है जो ये पूरा ऑर्गेनाइज वे में ये रैकेट चलाती है जिसके अलग अलग एजेंट्स हैं जो बैंक अकाउंट, सिम कार्ड्स, कॉल सेंटर और ये सारा काम करते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर जो कॉल सेंटर दिख रहा है ऐसा कॉल सेंटर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, ताइवान, इंडोनेशिया में सैकड़ों की तादाद में बने हुए हैं। फॉरेन जॉब के ऑफर देकर भारतीयों को यहां बुलाया जाता है, फिर उनके पासपोर्ट वगैरह जब्त कर उनसे जबरन काम कराया जाता है। इन कॉल सेंटर्स में फोन लाइन की जगह कंप्यूटर नेटवर्क इंस्टॉल है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इंटरनेट के वीओआईपी सिस्टम से कॉल करने पर वो कॉल कभी भी ट्रेस नहीं हो पाता है। अगर किसी तरह कॉल सेंटर की लोकेशन ट्रेस हो भी जाएगा तो भारत की पुलिस विदेशी धरती पर आसानी से रेड नहीं मार सकती। इसका क्या लॉजिक है सर कि कॉल सेंटर आपका विदेश में और जो मनी के रोटेशन का जो प्रोसेस है वो इंडिया में आपने सेटअप किया हुआ है? फॉरेन में रहने का ये है, एक तो हम फॉरेन एरिया में रेड नहीं कर सकते। आईपी अगर हम उनका मांगा जाएगा, सपोज करो उनकी कॉल आई है तो नॉर्मली आईपी मांगा जाता है तो आईपी फॉरेन कंट्री का आएगा, उससे ज़्यादा फिर हम उसको प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये सारा इंडिया में इसलिए है क्योंकि इंडियन अकाउंट्स है जो विक्टिम्स हैं वो ज़्यादातर क्या 100% इंडियंस हैं तो उनके इंडियन अकाउंट्स हैं, इसलिए ये सारा सेटअप इंडिया में है। आप समझिए कि डार्क रूम भी कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड में ही क्यों बनाए जाते हैं। ये सवाल हमने अहमदाबाद साइबर पुलिस की डीसीपी डॉक्टर लवीना सिन्हा से पूछा। एक तो ट्रैकिंग डिफिकल्ट है और वहाँ पे पुलिस जाके पकड़ती भी नहीं है, तो काफ़ी बड़े पाए पे ये कॉल सेंटर्स चल रहे हैं जो हर तरह के फ्रॉड के लिए वहाँ से फ़ोन कॉल्स करते हैं। लेकिन अकाउंट होल्डर्स तो इंडियंस ही चाहिए, इसलिए इस तरह का सेटअप इंडिया में ये लोग सेटअप कर रहे हैं, ये वहाँ पे नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दरअसल ठगी की जाती है इंडिया में। ठगी के विक्टिम का खाता होता है इंडिया में। भारत के एक बैंक के खाते से
भारत के दूसरे बैंक खाते में पैसा भेजना आसान है, हर बैंक खाते में इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर की सुविधा नहीं होती, इसलिए डार्क रूम का सेट भारत में ही बनाया जाता है। ठगी सिंडिकेट के लिए ये सुविधा भी है और मजबूरी भी। इसमें ऐसा है कि ये जो बैंक अकाउंट्स है ये सिर्फ डिजिटल अरेस्ट के लिए नहीं यूज़ हो रहे हैं, ये हर तरह के फ्रॉड और गैरकायदेसर प्रवृत्ति के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो यही अकाउंट्स और इन्हीं रूटेड मोबाइल्स के थ्रू अकाउंट का जो हैंडलिंग है वो गेमिंग के लिए भी हो सकता है, बेटिंग के लिए भी होगा, ऑनलाइन कैसीनो के लिए भी यूज़ हो रहा है जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है, प्लस डिजिटल अरेस्ट, शेयर मार्केट फ्रॉड सबके लिए यूज़ हो रहा है। तो ये एक्टिवेट काफ़ी पहले हुए हैं, बट इनकी अलग अलग लेयर के हिसाब से ये फंक्शन कर रहे हैं। चीन, ताइवान और हांगकांग में बैठे गैंग भारत में इतना बड़ा रैकेट ऑपरेट कर रहा था और यहाँ किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। लेकिन तहकीकात में इस मॉडल के सारे राज खुल गए। डार्क रूम का सारा राज उजाले में आ गया। अभी 18 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इससे 10 गुना से ज्यादा लोग रडार पर हैं। जुर्म किया है तो कानून अब सबका हिसाब करेगा। 13 दिन का डिजिटल अरेस्ट और 79,34,000 रुपए की ठगी हो जाती है। अहमदाबाद के एक सीनियर सिटीजन के साथ इतनी बड़ी ठगी हुई तो वो चुप नहीं बैठे, वो पुलिस के पास गए, सारी जानकारी की कर शेयर की, एफआईआर कराई और इस केस की तहकीकात में सहयोग लगातार देते रहे। अहमदाबाद पुलिस ने भी इस रिपोर्ट को, इस शिकायत को एक चैलेंज की तरह से लिया। अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर के एक एक डिटेल को हासिल किया। साइबर फ्रॉड्स की तमाम चालाकियों के बावजूद आखिरकार पुलिस को एक क्लू मिल ही गया और फिर एक नहीं, 4 डार्क रूम मिले। वडोदरा के डार्क रूम का दरवाजा खुला तो एक साथ कई केस के बंद दरवाजे खुलने लगे। वडोदरा के बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और साइबर पुलिस की टीम ने दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर में भी छापा मारा। राजधानी दिल्ली के गोविंदपुरी में गली नंबर 5 में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग के 1 BHK रूम को ही डार्क रूम बना दिया गया था। अहमदाबाद पुलिस यहां आई तो झारखंड के सैफ हैदर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। सैफ हैदर उस वक्त यहां के डार्क रूम के अंदर ही मौजूद था। सैफ हैदर गोविंदपुरी की गली नंबर 5 के 372 मकान नंबर में इसी रूम के अंदर रहता था। ये फ्लैट है जिसके अंदर जो सैफ हैदर है वो यहाँ रहता था। बताया जाता है कि वो झारखंड का रहने वाला है। दिल्ली के अंदर जो डार्क रूम है वो यहाँ पर बनाया गया था, इसी फ्लैट के अंदर बनाया गया था और यहीं से जो सैफ हैदर है उसको अहमदाबाद जो साइबर क्राइम की टीम है वो अरेस्ट करती है। 40 से 45 फोन रिकवर किए जाते हैं, लैपटॉप रिकवर किए जाते हैं और पूरा डाटा जो है वो यहाँ से साइबर की टीम जो है अहमदाबाद साइबर क्राइम की वो लेकर जाती है। तो फिलहाल जो हैदर है उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। अगला नंबर विशाखापट्टनम का आया। आंध्र प्रदेश के इस शहर में भी इस रेजिडेंशियल यूनिट को डार्क रूम में कन्वर्ट कर दिया गया था। बाहर एकदम सन्नाटा और अंदर हर रोज करोड़ों का ट्रांजैक्शन। दिल्ली और विशाखापट्टनम के डार्क रूम में भी रूटेड मोबाइल, राउटर और मिनी कंप्यूटर का वैसा ही सिस्टम इंस्टॉल किया गया था जैसा वडोदरा में मिला था। इस सिस्टम का ऐप ताइवानियों ने प्रोवाइड कराया था और साइबर फ्रॉड से पैसे की वसूली करने वाला गैंग हांगकांग और दुबई में बैठा था। सपोज करो एक गेमिंग ऐप है। गेमिंग ऐप में एक तो विक्टिम के अकाउंट्स होंगे और गेमिंग जो चला रहा है, खिला रहा है, जो कर रहा है उसके अकाउंट्स होंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ अकाउंट्स प्रोवाइड करवाएंगे कि भाई हम आप घुमा के आपका पैसा आरोपी के अकाउंट में आ जाएगा। तो वो ऐप ताइवानीज प्रोवाइड करते थे। वो लोग बता रहे हैं कि टोटल टर्नओवर पे उनको कमीशन मिलता था और वो कमीशन हवाला के थ्रू जाता। अब आपको उस केस के बारे में बताते हैं जिस केस ने अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को डार्क रूम तक पहुंचाया। दरअसल अहमदाबाद के ही एक बुजुर्ग को 13 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा गया था। इन 13 दिनों में उनको डरा धमकाकर 79,34,000 रुपए ऐंठे गए। सिटीजन को पहले एक नंबर से कॉल आती थी कि आपके इस नंबर से जो बातचीत हुई है और वो इलीगल एक्टिविटीज में यूज हुए हैं, जिसमें प्रोफाइल में पुलिस इंस्पेक्टर की फोटो होगी या सीबीआई की कोई फोटो बना के नेट से मॉर्फ करके बना के डाल दिया हुआ। एफआईआर में भी सीनियर सिटीजन थे, उनको बोला गया था कि आपका जो मोबाइल है, हम ट्राई से बोल रहे हैं और हमें पता चला है
की टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बोल रहे हैं और हमें पता चला है कि आपका जो मोबाइल है वो इलीगल एक्टिविटीज में यूज हुआ है। पुलिस ने इस केस में मनी ट्रेल को पकड़कर जांच शुरू की। विक्टिम के अकाउंट में से 6 लाख रुपए वडोदरा एसबीआई में भव्य इन्फोटेक के अकाउंट में गए थे। पुलिस ने अकाउंट होल्डर भावेश सुतार को गिरफ्तार कर पूछताछ की। भावेश ने अपना खाता लीलेश प्रजापति और जयेश सुतार को कमीशन पर दिया था। अकाउंट में होने वाले ट्रांजैक्शन के हिसाब से भावेश को कमीशन मिलता था। क्राइम ब्रांच ने लीलेश और जयेश दोनों को गिरफ्तार किया। लीलेश और जयेश ने प्रवीण पंचोली उर्फ पीके का नाम लिया, उसे भी अरेस्ट किया गया। लीलेश और जयेश ने वडोदरा के मॉल में एक ऑफिस भी किराए पर लिया था। पुलिस ने वहां छापा मारा तो डार्क रूम का पता चला। इसमें वो 13 दिन डिजिटल अरेस्ट में रहे थे। तो इस एफआईआर के बेसिस पे हम जब आगे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो हमें 2 वर्टिकल्स हमने इन्वेस्टिगेशन में लिए थे। एक तो पूरी फाइनेंशियल ट्रेल जो मनी ट्रेल है कि किस अकाउंट से किस अकाउंट में पैसे जा रहे हैं और फर्दर वो अकाउंट सप्लाई कौन कर रहा है, उस तरफ हमारा एक इन्वेस्टिगेशन था। इसी में हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हमें ये जानने को मिला कि जो कॉल सेंटर्स है वो आउट ऑफ इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं, लेकिन उनका जो टेक्निकल जो ऑटोमेटेड पेमेंट गेटवे है और ऑटोमेटेड पेमेंट का जो पूरा मैकेनिज्म है वो इंडिया में सेटअप करने में कुछ इंटरनेशनल लोग आते हैं यहाँ पे इंडिया में और वो ये सेटअप करते हैं। डार्क रूम में डबल सिम वाले 20 रूटेड मोबाइल, स्टैंड, राउटर, मिनी लैपटॉप और 24/7 इलेक्ट्रिक सप्लाई का सिस्टम लगा था। पुलिस ने उन मोबाइल फोन की जांच की तो दूसरे 120 मोबाइल की जानकारी मिली। वहीं से मिली लीड के आधार पर 4 ताइवानियों को अरेस्ट किया गया। इन चारों ने ही वडोदरा के डार्क रूम के लिए ऐप सप्लाई किया था और उसे इंस्टॉल करने का टेक्निकल सपोर्ट दिया था। ये कॉल सेंटर्स नहीं है, ये जो आपने ये कॉल सेंटर नहीं है, ये कॉल सेंटर जैसा कि हमारे केस में था वो उनका जो वो हांगकांग के वहाँ से ऑपरेट हो रहा था जहाँ से कॉल आई थी। ये बेसिकली अकाउंट्स में से पैसा रोटेट कैसे किया जाए और कैसे डेस्टिनेशन अकाउंट पे पैसा पहुंचाया जाए उसके लिए ये सारा सेटअप किया गया। Use Remitly to send money worldwide to places you वो 13 दिन डिजिटल अरेस्ट में रहे थे। तो इस एफआईआर के बेसिस पे हम जब आगे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो हमें 2 वर्टिकल्स हमने इन्वेस्टिगेशन में लिए थे। एक तो पूरी फाइनेंशियल ट्रेल जो मनी ट्रेल है कि किस अकाउंट से किस अकाउंट में पैसे जा रहे हैं और फर्दर वो अकाउंट सप्लाई कौन कर रहा है, उस तरफ हमारा एक इन्वेस्टिगेशन था। इसी में हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हमें ये जानने को मिला कि जो कॉल सेंटर्स है वो आउट ऑफ इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं, लेकिन उनका जो टेक्निकल जो ऑटोमेटेड पेमेंट गेटवे है और ऑटोमेटेड पेमेंट का जो पूरा मैकेनिज्म है वो इंडिया में सेटअप करने में कुछ इंटरनेशनल लोग आते हैं यहाँ पे इंडिया में और वो ये सेटअप करते हैं। डार्क रूम में डबल सिम वाले 20 रूटेड मोबाइल, स्टैंड, राउटर, मिनी लैपटॉप और 24/7 इलेक्ट्रिक सप्लाई का सिस्टम लगा था। पुलिस ने उन मोबाइल फोन की जांच की तो दूसरे 120 मोबाइल की जानकारी मिली। वहीं से मिली लीड के आधार पर 4 ताइवानियों को अरेस्ट किया गया। इन चारों ने ही वडोदरा के डार्क रूम के लिए ऐप सप्लाई किया था और उसे इंस्टॉल करने का टेक्निकल सपोर्ट दिया था। ये कॉल सेंटर्स नहीं है, ये जो आपने ये कॉल सेंटर नहीं है, ये कॉल सेंटर जैसा कि हमारे केस में था वो उनका जो वो हांगकांग के वहाँ से ऑपरेट हो रहा था जहाँ से कॉल आई थी। ये बेसिकली अकाउंट्स में से पैसा रोटेट कैसे किया जाए और कैसे डेस्टिनेशन अकाउंट पे पैसा पहुंचाया जाए उसके लिए ये सारा सेटअप किया गया। ठगी का ये धंधा पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो चुका है। साइबर क्रिमिनल्स अलग अलग यूनिट बनाकर काम करते हैं। पहला यूनिट प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड जुटाने का काम करता है। दूसरा यूनिट बैंक अकाउंट खुलवाने का काम करता है। तीसरा यूनिट डार्क वेब और पब्लिक डोमेन में लोगों का डेटा इकट्ठा करता है। चौथा यूनिट एक्सपर्ट्स ठगों का होता है जो लोगों से बात करता है। पांचवा यूनिट टेक्निकल सपोर्ट टीम का होता है और छठा यूनिट कॉल सेंटर के लिए लोगों की भर्ती करता है। तो इस पूरी जांच के दौरान हमें ये जानने को मिला कि ये लोग काफ़ी वर्टिकल्स में काम करते हैं। एक वर्टिकल है जो कॉल सेंटर ऑपरेट करता है, जो अधिकतर इंडिया के बाहर से ऑपरेट होता है। हमारे केस में भी इंडिया के बाहर से ऑपरेट हो रहा था।
दूसरा वर्टिकल है जो टेक्नोलॉजी, पेमेंट की टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहा है। वो पेमेंट गेटवे हो सकता है, पेमेंट ये रूटेड मोबाइल्स के थ्रू हो सकता है, और प्लस इवन फिजिकल जो अकाउंट्स होते हैं जो एजेंट के थ्रू ये लोग म्यूल अकाउंट्स लेते हैं, तो ये एक पेमेंट वाला पैरेलल क्रिएट होता है पेमेंट चैनल करने के लिए। जो तीसरा है वो है कि ह्यूमन रिसोर्स, HR इनको चाहिए। इनको HR हर चीज़ के लिए चाहिए। इनको HR म्यूल अकाउंट्स को लाने के लिए, म्यूल अकाउंट होल्डर्स को ढूंढने के लिए भी HR चाहिए। इनके ये जो सेंटर्स है उसको रन करने के लिए 1 या 2 व्यक्ति इनको लोकल चाहिए होते हैं, जो थोड़ा टेक सैवी होते हैं, जो इसको कोई एरर आए, कोई मैल फंक्शन हो तो उसे ऑपरेट कर सकते हैं। और प्लस इनको HR अपने कॉल सेंटर्स के लिए भी चाहिए। तो इस तरह से 3 वर्टिकल्स में ये काम कर रहे थे। अखबारों में छोटे छोटे कॉलम में छपने वाले और सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड होने वाले फॉरेन जॉब स्कैम के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ताइवान, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग और थाईलैंड में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगों का गैंग मिडिल क्लास के भारतीय युवाओं की भर्ती कर उनको फिलीपींस और कंबोडिया पहुंचा देता है। साइबर ठगों का सिंडिकेट कॉल सेंटर में भर्ती कर उनसे ठगी का धंधा कराता है। इन कॉल सेंटर्स में जॉब करने वालों को भी सालाना टर्नओवर और डेली वसूली का टारगेट अचीव करना पड़ता है।